जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और जो सीरीज हम लोग रन कर रहे हैं बच्चों, एनडीए 2021 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और हम पहुंच जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो बिना टाइम गवाए बच्चों हम बस सवाल पर ही डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 2021 में और किस वैरायटी के सवाल बच्चों पूछे गए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, मैं एक काम और करता हूं बच्चों आपके लिए। आप थोड़ा सा एक बात का ख्याल रखना कि जब आप स्टडी करते हो ना, तो वहां पर जो पेपर आता है, जो सवाल आएंगे वो आपको मालूम ना बिल्कुल नए सवाल लगेंगे बच्चों। ऐसा लगेगा कि मानो आपने डील ही नहीं किए हो उन सवालों को। पर मैं आपसे ये बोलूंगा कि सवाल जो भी बोले, क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा है बच्चों, उसी पर आपको फोकस करना है। और जरा सा भी अपने दिमाग का आपने यूज किया तो डेफिनेटली सवाल में आप आंसर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे बेटा ये सवाल देखना, ये सवाल क्या लिखा है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी देखो जो पॉइंट है बच्चों वो x, y, z है, मतलब 3D में कोई पॉइंट है बच्चों, है ना। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, विच मूव्स इन सच अ वे दैट कि z का वैल्यू कितना आ जाता है बच्चों, 7 आ जाता है ना। ये वाला जो z कोऑर्डिनेट होगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ये किसका लोकस है। तो देखो मैं एक बात बताऊं ना, जैसे अगर हम आपको मैं एक बात बताता हूं कि क्या आप इस वाली बात को जानते हो कि x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये ऐसी प्लेन की इक्वेशन होती है बच्चों जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे a b c यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है। ठीक है, आप ये बात जानते हो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट इंटरसेप्ट a b and c with x axis, y axis and z axis रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इस तरीके का ये एक प्लेन की इक्वेशन है ना, इंटरसेप्ट के फॉर्म में। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, अब उसने ये बोला है कि z इक्वल टू 7 होना चाहिए, है ना। तो आप ये समझिए अगर z इक्वल टू 7 होगा तो फिर ये जो a होगा ना, प्लेन जो होगा वो x के पैरेलल होगा, प्लेन जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर एक्स एक्सिस के जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो प्लेन एक्स एक्सिस को कहां पर जाके कट करेगा बच्चों, इनफाइनाइट पे जाके कट करेगा। और बाय एक्सिस को भी वो कहां पर जाके कट करेगा, इनफाइनाइट पे कट करेगा। तो जब वो एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस को इनफाइनाइट पे कट करेगा बच्चों, तो ओरिजिन से इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। और हम ये बोलते हैं कि इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि कोई लाइन या कोई प्लेन एक्स एक्सिस के साथ जितनी एक्स एक्सिस को या बाय एक्सिस को या जेड एक्सिस को ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर कट करती है वो डिस्टेंस जो होती है वही इंटरसेप्ट होता है। तो यहां पर जो इंटरसेप्ट हुआ ए, अगर क्योंकि प्लेन किसके पैरेलल है बच्चों, x के पैरेलल है, तो a पर काटा गया, a क्या है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, तो a का वैल्यू यहां इनफाइनाइट होगा। और सिमिलरली वे में ये जो b होगा बच्चों उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा x/∞ प्लस y/∞ प्लस z/c इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, और सच अब है कि z इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 7। z इक्वल टू 7 तब आएगा बच्चों जब ये दोनों पार्टी 0 हो जाएंगी। और ये 0 देखो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये z/c इज इक्वल टू 1 बचा। सो z इक्वल टू कितना बचा बच्चों, c बचा। इसका मतलब ये z इक्वल टू 7, तो इस पे z एक्सिस पे प्लेन ने जो इंटरसेप्ट कट किया होगा वो 7 यूनिट का इंटरसेप्ट कट किया होगा। दैट्स व्हाई हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, एक ऐसा ऑप्शन आ गया कि प्लेन पैरेलल टू x बाय प्लेन। मतलब ये z इक्वल टू 7 जो बताएगा, z इक्वल टू 7 जो है वो एक प्लेन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है विच इज पैरेलल टू x बाय प्लेन, जो कि क्या होगा बच्चों, x और y प्लेन के पैरेलल होगा। इस तरीके का इसका अप्रोच लगाना था। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब आप सवाल नंबर 62 पे आइएगा। अब ये सवाल नंबर 62 पे ऐसा है कि ये थ्योरेटिकल वाले सवाल हैं बच्चों। जैसे कि हालांकि मैं ये जरूर बोलूंगा कि जितने भी थ्योरेटिकल वाले सवाल आते हैं तो लास्ट 10 ईयर के, आप 10 ईयर्स के पेपर में जितने भी थ्योरी वाले सवाल हैं, आप थ्योरी वाले सवालों को थोड़ा सा पढ़ लें और उनको लिख के रख लें। क्योंकि आप भी ये बात जानते हो बच्चों कि आने वाले अप्रैल माह में जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में बच्चों डेफिनेटली आप मान के चलिए कि 3-4 सवाल थ्योरेटिकल वाले आ जाते हैं और इन्हीं से मिले जुले आते हैं। इसलिए ज्यादा सही होगा आप 2 या 3 नंबर बढ़ा लें, आपके 2 या 3 सवाल
सवाल बढ़ा लें। आपको कहते हैं कि बच्चों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार से आपको एक एक दो दो सवाल को इकट्ठा करना है, कहीं से भी, है ना, चलेगा। देखिएगा बच्चों, अभी जैसे ये जो लिखा है सवाल, अ लाइन इन अ स्पेस कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट है। कई बार आपने लिखा देखा होगा कि स्पेस में आप किसी भी लाइन में, लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है बच्चों, पहला जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि स्पेस में अगर कोई लाइन होती है बच्चों तो उसकी जो डायरेक्शन रेशो होती है वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि लाइन तो स्पेस में है, आप किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। फिर क्या लिखा है बच्चों कि इट इज पॉसिबल फॉर अ सर्टेन लाइन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन कैन बी इक्वल द सम ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ये बोल रहा है बच्चों, देखो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, जो डायरेक्शन कोसाइन होती है, जो डायरेक्शन कोसाइन होती है आपकी, वो होती है एल, एम और एन। फिर बोल रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, क्या ये इक्वल होगा एल प्लस एम प्लस एन के, वो ये बोलना चाह रहा है। तो देखना बच्चों, आपको पता है कि जो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइन होती है, जो डायरेक्शन कोसाइन होती है बच्चों एक्स एक्सिस की, वो होती है 1,0,0। इट मींस ये एल है, ये एम है और ये एन है। अब ये वैल्यू यहां रख के देखो बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0। तो फाइनली ये भी बना गया और ये भी बना गया, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर उन डायरेक्शन कोसाइन के सम के इक्वल होगा, ऐसा पॉसिबल है बच्चों, इसलिए ऑप्शन भी सही हो गया। तो हम ऑप्शन सी पे चले जाएंगे कि 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा, जैसे ये वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको बच्चों याद रखना, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा। तो ये बात हमारी यहाँ क्लियर हो गई कि इनफाइनाइट, अगर स्पेस में एक लाइन है तो उसमें इनफाइनाइट डायरेक्शन होती है, और दूसरी बात, अगर किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या उन डायरेक्शन कोसाइन के सम के इक्वल होता है, तो वो भी पॉसिबल है बच्चों इन केस ऑफ एक्स एक्सिस, बाय एक्सिस, जेड एक्सिस। आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन लीजिए, आप बाय एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन लीजिए, और आप जेड एक्सिस की कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन लीजिए, दोनों में, तीनों एक्सिस पे ये केस जो होगा वो पॉसिबल होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब चलते हैं हम 63 पर, ठीक है। 63 में क्या है बच्चों, देखो एक सवाल है, वो ये बोल रहा है कि एक एक्स वाई प्लेन है, तो मैंने यहाँ पर एक प्लेन बनाया, ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। इस प्लेन की इक्वेशन है एक्स वाई प्लेन। अच्छा, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जेड वाली पार्टी क्या होगी बच्चों, 0 होगी। तो हमारा ये प्लेन बन गया, और वो बोल रहा है कि 2 पॉइंट है बच्चों, है ना, 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट देखो, 2 पॉइंट कौन है, एक पॉइंट ए ले लीजिए आप, एक पॉइंट बी ले लीजिए। ए पॉइंट कितना दिया है बच्चों, -1, 3 और 4, और बी पॉइंट कितना दिया है बच्चों, 2, -5 और ये 6। अब सबसे पहले आप ये देखिए, सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो एक्स वाई प्लेन है वो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कराने वाली लाइन सेगमेंट को कितने रेशो में डिवाइड करता है, और इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सोचूंगा क्या, कैसे इस तरीके के सवाल को डील करेंगे। आप जानते हैं कि एक प्लेन होता है, और प्लेन अगर एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, तो उसके 2 एंड्स पॉइंट्स आपको पता होंगे, या उस लाइन पर कोई 2 पॉइंट आपको पता होंगे। एक प्लेन आता है, और प्लेन उसको, आपको ये बताना कि प्लेन उस लाइन सेगमेंट को कितने डायरेक्शन, कितने रेशो में डिवाइड करेगा। अब आप ये बताइए, बीच में एक प्लेन रहेगा, है ना, तो मैंने आपको ये लिखवाया था कि जब भी प्लेन किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो हम लोग ये लिखते हैं, वो रेशो जो आता है बच्चों, जो रेशो आता है वो आपको पता है, वो रेशो आता है माइनस, इफ ये प्लेन की इक्वेशन बच्चों ax1 प्लस ax प्लस by, या फिर वहां lx ले लो, lx प्लस my प्लस nz प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर प्लेन की इक्वेशन ऐसी है तो बच्चों ये समझ लो कितना लिखा बच्चों, x1 y1 z1, और ये लिखा है x2 y2 z2। तो आप मुझे ये बताइए, ये मैंने आपको लिखवाया था कि वो जो रेशो होता है वो होता है माइनस, और इधर आ जाएगा बच्चों lx1 प्लस my1 प्लस nz1 प्लस d डिवाइडेड बाय lx2 प्लस my2 प्लस nz2
प्लस डी। ये रेशो हमको बताता है कि वो प्लेन उस लाइन को कितने रेशो में डिवाइड करेगा। तो देखिएगा बच्चों, आज हमारे पास प्लेन क्या है, z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है बेटा, इसको इस फॉर्म में लिखो तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमको प्लेन की इक्वेशन मिल गई। तो अब देखिए, जब आप देखेंगे कि ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करेगा और ये वाला फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे बच्चों, तो जो रेशो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा माइनस, और यहां पर देखिए ये प्लेन हो गया है। x1 की जगह आप क्या रखेंगे, x1 की जगह पे आप -1 रखेंगे, तो यहां -1 रखो 0, यहां 3 रखो 0, तो सिर्फ 4 बचेगा बेटा, तो यहां 4 आ जाएगा। सिमिलर वे में क्या करना है बच्चों, इसी प्लेन की इक्वेशन में सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाइड करवाना है। सेकंड पॉइंट क्या है 2, यहां रखेंगे x की जगह पे 2 इंटू 0 0 हो जाएगा बच्चों, 0 इंटू -5 0 हो जाएगा, और z के प्लेस पे 6 आ जाएगा, तो यहां 6 लिख देना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा। तो बच्चों आंसर आएगा, रेशो जो आया किस रेशो में डिवाइड करेगा, वो -2:3 आ गया। अच्छा, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों कि वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा, एक्सटर्नली इन द रेशो 2:3। अब आप ये वाला आइडिया याद रखना, कोई प्लेन अगर किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, जिस रेशो में डिवाइड करता है, उस रेशो को फाइंड करने के लिए बच्चों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, हम 64 नंबर पे चलते हैं। ये देखो 3D से फिर से सवाल पूछा गया, और ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है ना, पर आपसे ये आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है बच्चों। देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ स्फेयर्स, आपको वो स्फेयर बताने हैं, ऐसे कितने स्फेयर होंगे बच्चों जिनकी रेडियस कितनी होगी r, और टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए अब अगर ये सर्किल होता ना तो आप थोड़ा सोच भी सकते थे बच्चों, पर ये है क्या, ये स्फेयर है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जिसमें अल्फा बीटा गामा इसके सेंटर हो गए, ओके, और r इसका क्या है, रेडियस। तो वो ये बोल रहा है कि अगर रेडियस r है और एक स्फेयर है ना, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करता है, टच करता है, तो बताइए आप ऐसे कितने स्फेयर को ड्रॉ कर सकते हैं, कितने स्फेयर ऐसे बन सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप स्फेयर में हैं, स्फेयर मीन्स आप 3D में हैं, और 3D में बच्चों क्या होता है, ऑक्टागोन मतलब ऑक्टेन होती हैं, जो क्वाड्रेंट होती है ना वो 8 होती हैं, ठीक है, 8 होती हैं। तो आप ये समझिए 8 कैसी होती हैं बच्चों, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं तो एक तो क्या, देखो कितनी होती है, 8 डायरेक्शन होती है। जैसे हमारे पास बच्चों ये जो होता है, जब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, तो 1 2 3 4, तो कितने होते हैं बच्चों हमारे पास, 4, और जब हमारे पास एक एक्सिस और आएगी तो 8 हो जाती हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उतने ही स्फेयर ड्रॉ कर सकते हैं जितने हमारे पास क्या होंगे बच्चों, प्लेन होंगे। तो अब 8 प्लेन मिलते हैं, तो 8 प्लेन मिलेंगे मतलब हम उस पर कितने स्फेयर बना सकते हैं, 8 स्फेयर बना सकते हैं, क्योंकि वो जिस प्लेन पर आप स्फेयर बनाओगे बच्चों, वो प्लेन एक्सिस को टच करेगा, है ना, और ये उसी ने बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे में कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाएंगे, 8 कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाएंगे, और 8 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो स्फेयर टच करेगा। इसका मतलब हमारे पास कितने स्फेयर से, 8 स्फेयर होंगे अगर रेडियस r है, और वो हमारे और जो स्फेयर है वो एक्सिस को टच करे, तो कितने स्फेयर बन सकते हैं, 8। इसका मतलब आंसर कितना होगा बच्चों, 8। ये भी एक थ्योरी वाला सवाल था, जब हम स्फेयर पढ़ाते हैं तो इन सब के बारे में आपको बिल्कुल बताया जाता है। अब देखिएगा 65 पे चलते हैं, थोड़ा सा आसान सवाल तो है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों। देखो ABCDEFGH इज अ क्यूबॉइड विथ बेस ABCD। अच्छा, हमें बच्चों A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है, C का वैल्यू दिया है, और G का वैल्यू दिया है। बी द वर्टाइसेस इफ अल्फा बी द एंगल बिटवीन। आप तो ये देखिए बच्चों की जो अल्फा है, अल्फा जो है वो एंगल है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, AB के बीच का एंड AG के बीच का, और बीटा जो एंगल है, बीटा जो एंगल है बच्चों बिटवीन AC एंड AG। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा। हमें बच्चों cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं ये करूंगा बेटा कि जो AB है
मुझे एक ए के वर्टेक्स भी दिए हैं, बी के पॉइंट भी दिए हैं। देखना ए भी एक लाइन बनेगी बच्चों, देखना मैं करूंगा क्या, ए भी मुझे एक लाइन मिलेगी, ए जी भी एक लाइन होगी। जैसे अगर मैं लिखूं तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट बच्चों 0,0,0 हैं और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 12,0,0 है। तो समझो ये एक लाइन हो गई बच्चों। अब इस लाइन के डी आर मिलेंगे मुझे, वैसे ही मुझे इस लाइन के डी आर मिल जाएंगे। मैं दोनों लाइन के डी आर निकालूंगा, डी आर से मैं दोनों लाइनों के बीच का एंगल फाइंड करूंगा। वही काम बच्चों मैं यहां करूंगा कि इस लाइन के डी आर निकालूंगा, है ना, इस लाइन के डी आर निकालूंगा और इन दोनों के बीच का एंगल बीटा निकालूंगा। जब मुझे अल्फा पता चल जाएगा, बीटा पता चल जाएगा, तो मैं यहां वैल्यू रखूंगा और आंसर आ जाएगा। ये मेरा जो मैं करूंगा, ये मेरी प्रोसेस है कि मैं इस तरीके से मेथड का यूज करने वाला हूं। तो चलो मैं डायरेक्टली यहां से निकालता हूं और मैं निकालता हूं डी आर किसके, ए बी के। तो डी आर ऑफ ए बी के डी आर निकालता हूं बच्चों, ठीक है। तो ए बी के डी आर निकालने के लिए x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 12,0,0। ये ए बी के डी आर आ गए। मैं डी आर निकालूंगा किसके, डी आर ऑफ ए जी के डी आर निकालूंगा। तो जी कहां गया बच्चों, ये, और ये हो गया हमारा ए। तो देखिए 12 में से 0 तो 12 ही बचेगा, फिर यहां से 6 4 ही आएगा बच्चों, 6 और 4। अब मुझे क्या निकालना, एंगल। एंगल क्या होता है बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू, ये डी आर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और ये अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। चलिएगा, तो cos थीटा की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा। तो हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू A1 A2, तो 12 में 144, और बाकी बच्चों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इधर इसका स्क्वायर 12 तो 144, और बाकी सारे 0 बच्चों। इसका स्क्वायर 12 में 144 प्लस 36 प्लस 16। चलो, तो ये हो जाएगा बच्चों cos अल्फा इज इक्वल टू 144, ये हो जाएगा बच्चों 12, है ना। अच्छा, इंटू ये कितना हो जाएगा अपना, देखो 144 6 144 36 6 4 10 का 0 कैरी हुआ 1 4 3 7 और 1 70 16 6 7 और 1 8 और 1 186, ये हो जाएगा बच्चों 186। तो 12 कम 12 12 में 144, ये कैंसल, और कुछ यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। तो 186 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 नाम 18 2 3 6 3 एकम 3 दूनी 6 3 3 त्रिका 9 3 एकम 3 और 31, कहीं गलती हो गई क्या अपन से, 6 और 6 12 और 4 16 16 की 6 हंसलाई 1 3 और 1 4 3 और 1 4 और 1 5, हाँ ये गलती हो गई, देखिएगा थोड़ा सा देख लो। 6 6 दूनी 12 12 4 16 16 की हो गया 6 कैरी हुआ 1 1 और 3 4 और 4 8 और 1 9 96, और ये हो जाएगा बच्चों 196, और 196 तो होता है ना, 196 को चेक कर लेते हैं। 2 नाम 18 2 8 16 2 चौके 8 2 नाम 18 7 और 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 2 बाहर और 7 बाहर, है ना, 14 बाहर आ जाएगा। चलो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, cos अल्फा इक्वल टू 12/14, 2 छिक्का 12 2 सत्ते 14, तो 6/7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको बच्चों cos अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, cos अल्फा मिल गया हमको 6/7, ठीक है। चलिएगा, अब हम क्या निकाल लेते हैं, बिल्कुल सिमिलरी वे में हम क्या निकालेंगे, cos बीटा, मतलब cos बीटा निकालेंगे अब, ठीक है बच्चों। cos बीटा के लिए मुझे AC के DR चाहिए, DR किसके चाहिए मुझे, AC के। तो AC के DR कैसे मिलेंगे, C माइनस A से, ये C रहा बेटा और ये रहा, तो 12 6 0 ही रहेगा, 12 6 0। फिर मैं DR किसके निकाल लूंगा बच्चों, DR ऑफ AG, और AG के DR तो अभी हमने निकाली थे बच्चों। AG हाँ, AG के DR कितने निकाल लिए थे हमने, 12 6 4, 12 6 4। बेटा cos बीटा निकाल लीजिए, cos बीटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 12 में 144 प्लस 36, और बेटा वो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 12 स्क्वायर 36 प्लस 16,
और यह जाएगा 144 प्लस 36। बेटा ऊपर कितना हो जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू 6 4 10 का शून्य कैरी हुआ 1, 4 और 4 8 डिवाइडेड बाय 180। और बच्चों यहाँ से तो अभी 14 आ गया था बाहर, इंटू इसमें से देखो ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 का शून्य 6, हाँ कैरी हुआ 1, 4 और 4 8 180 और ये हो जाएगा बेटा 180। ठीक है, चलिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कॉस बीटा इज इक्वल टू ये इसको भी रूट लिख दूं बेटा, ऐसा रूट लिख दूं 180 में, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा रूट 180 अपॉन 14। चलिएगा ऐसे, ठीक है। अब हमको कॉस बीटा का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, कॉस बीटा हमको मिल गया है रूट 180 डिवाइडेड बाय 14। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा का वैल्यू निकाल लिया है। हमको वैल्यू किसका चाहिए बच्चों, वैल्यू हमको चाहिए कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा, इसका वैल्यू चाहिए। आपको अगर पता हो तो एक फार्मूला होता है बच्चों कॉस 2 थीटा का, जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए बच्चों इससे मैं इसको लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1। ये हो जाएगा बच्चों 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा बच्चों -2। अब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू आपके पास डला है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 36 अपॉन 49। बच्चों ये हो जाएगा 180 अपॉन 14 196 है ना, अभी तो किया था। चलिएगा ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 72 अपॉन 49 प्लस जब इसमें करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ये कटेगा कितनी बार, 2 चौक 2 नाम 18 बच्चा 1 2 8 16 और फिर 2 से और कट जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि ये भी कटेगा 2 नाम 18 और 90 और 2 से ये भी कटेगा। चलो अभी तो लिख देते हैं 180 और ये कितना आ गया था अभी हमने 2 नाम 18 बचा 1 2 8 16 माइनस 2। इसको जब आप और काटोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 72 अपॉन 49 प्लस ये भी आ जाएगा शायद 49 2 चौके 8 2, हाँ, और 2 नाम 18 और 0 बच्चों माइनस कितना रहेगा 2। चलेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा फाइनली 72 ये हो जाएगा 2 9 और 1 10 और 16 162 बटे 49 माइनस 2। अब आप इसको करो तो 162 माइनस 9 दूनी 18 1 2 चौके 8 और 1 98 अपॉन 49। तो ये हो जाएगा बच्चों के तक 2 यहाँ से चला गया और 2 ये 64 बटा 49। तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी 64 अपॉन 49 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा अब वेक्टर से एक सवाल पूछा गया है आपसे। सवाल बोलता है कि ए और बी और सी भी यूनिट वेक्टर, अगर बेटा ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं तो आप यहां से क्या जज कर सकते हो कि यूनिट वेक्टर है, तो इन तीनों अगर यूनिट वेक्टर हैं तो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों 1 होगा। तो पहली लाइन से मेरे पास आइडिया इतना आ गया, सच दैट कि A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू C, और आगे लिखा है बेटा कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर C पर। ठीक है, अब एक आइडिया यहां से आ गया, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, और बेटा जो थीटा है वो एंगल है किसके बीच का, एंगल थीटा एंगल है बिटवीन वेक्टर A और वेक्टर B का। ये डाटा मुझे पता चला। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पहला ऑप्शन मुझे सही करवाना है या गलत करवाना है। यहां से मेरे पास बस बच्चों इतना ही डेटा है जो सवाल ने दिया था। अब देखिए मुझे पहला ऑप्शन क्या लिखा है बच्चों कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B जो है क्या वो साइन थीटा इंटू वेक्टर C के बराबर होगा। तो देखो मैं इसको लेके चला बच्चों A क्रॉस B को, तो मैंने यहां पर लिखा A क्रॉस B, क्योंकि अब मेरे पास और तो कुछ जरिया है नहीं। जो भी कंडीशन उसने दी थी पहले मैंने बच्चों वो लिखी, और उसके बाद मुझे A क्रॉस B के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन कि A क्रॉस B इज इक्वल टू साइन थीटा और C वेक्टर, तो मैं A क्रॉस B लिखा। और आप बताओ A क्रॉस B का मतलब होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा और इंटू एन कैप, जो एक क्या होता है एन कैप क्या होता है A और B
एन कैप क्या होता है बेटा, अगर आपके पास प्लेन है, उस प्लेन पे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो एन कैप इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है ना, जो आपको पता है, जो इस तरीके से होगा बच्चों, है ना, एन कैप इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है, तो वो लिखा मैंने। अब देखना बेटा, ए क्रॉस बी तो हमको पता है, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी दोनों 1 है, तो इससे बचेगा बेटा साइन थीटा इंटू एन कैप। बट बेटा एन कैप की जगह पे पता है क्या लिखा है उसने, सी लिखा है, और सी वेक्टर लिखना पड़ेगा उसको, क्योंकि सवाल खुद ही बोल रहा है कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, या ऐसा भी वो बोल सकते हैं कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। और ये वाला एन क्या होता है बच्चों, ये वाला एन वो होता है जैसे कि ये वेक्टर क्या है, ए है, और एक वेक्टर क्या है, ये बी है, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वही यहां लिखा जाता है। तो ए और बी पे परपेंडिकुलर कौन है बेटा, सी वाला वेक्टर है, इसलिए मैं एन की जगह पे कितना लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू सी वेक्टर, इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अगर पहला वाला ऑप्शन सही हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या बोला बच्चों की ए डॉट बी क्रॉस सी, तो देखना बच्चों यहां लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बोल रहा है क्या ये 0 है। आप मुझे ये बताओ कि अगर ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर सी पे, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो इनका ये डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको लिख सकता हूं मैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये लिख सकता हूं, ये बॉक्स प्रोडक्ट है, और ये बी क्रॉस सी ए बॉक्स प्रोडक्ट है, तो इसको मैं आगे भी क्या लिख सकता हूं बच्चों, आगे मैं इसको चाहूं तो इसको लिख सकता हूं, देखना इसको और क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों। और इसका वैल्यू तो मुझे कितना दिया है, देखो ये दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया मुझे, 0, मतलब ये वाला ऑप्शन भी बच्चों सही है ना, कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 67 पे चलते हैं बच्चों। 67 क्या बोल रहा है, देखिएगा कि इफ वेक्टर a प्लस बी, हमको डेटा में क्या दिया, a प्लस 3b वेक्टर दिया है इज इक्वल टू 3i माइनस जे दिया है, और दूसरा क्या दिया है बेटा, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j वेक्टर, ये दिया है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a और b, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल चाहिए। अगर वेक्टर a वेक्टर b के बीच में एंगल चाहिए तो पहले a और b फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे a और b के बीच का एंगल चाहिए तो a और b के बीच का एंगल मतलब cos थीटा हो जाएगा बेटा a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब आपको अगर cos थीटा निकालना है तो फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ a एंड b, और a और b की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों ये कंडीशन जो उसने दी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से a और b फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको एलिमिनेट करोगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6b, और ये हो जाएगा 6i, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2j, और ये बेटा एज इट इज रहेगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिलेगा मुझे 5b वेक्टर, ठीक है, और यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, 6 में से 1 जाएगा तो 5i, हाँ 5i, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू सर b वेक्टर कितना मिलेगा बेटा मुझे, b वेक्टर मिलेगा मुझे i, तो b वेक्टर मिल गया मुझे i। अब ये b वेक्टर का वैल्यू मैं यहाँ उठा के रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस 3i, ओके, इज इक्वल टू 3i माइनस j, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो वेक्टर a का वैल्यू कितना मिला मेरे पास, माइनस j कैप, तो a भी मिल गया बेटा और b भी मिल गया। हमें किसके बीच का एंगल निकालना है, a और b का, तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a डॉट b मतलब i डॉट j, ठीक है, अच्छा i डॉट j तो क्या होता है, 0 होता है बच्चों, अच्छा, और ये लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ i, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b मतलब माइनस j। अब देखो i डॉट i कितना होता है 1 और i डॉट j कितना होता है 0, तो कितना हो जाएगा 0 समथिंग, तो आंसर विल बी 0। तो बच्चों cos थीटा का वैल्यू कितना मिल गया आपको, cos थीटा मिल गया 0। अब बताओ अगर cos थीटा 0 है तो थीटा का कितना होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि cos 0 तभी होता है जब थीटा 90 होता है, तो इसका आंसर कितना जाएगा बच्चों, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
हम चलते हैं 68 पे। 68 वाला सवाल भी वेक्टर से ही पूछा गया है। देखिए लिखा है कि वेक्टर ए और बी इस परपेंडिकुलर, जो लाइन लिखी बच्चों बस उसको लिख लीजिए आप। वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मतलब ये है टू ए मतलब वेक्टर ए पे, दैट इज इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ कितना बनाएगा 0। आगे सॉल्व कर लीजिए बच्चों, वेक्टर ए का स्क्वायर मिलेगा यहाँ प्लस, और ये मिल जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा ए वेक्टर का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा माइनस बी वेक्टर डॉट ए, ऐसा ठीक है। इसको मैंने अंडरलाइन कर लेता हूं, चलेगा। अब आगे क्या बोला है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ट्वाइस, जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है ना वो डबल है किसका, ए का, तो मैं 2 में वेक्टर ए में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बैलेंस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दिया है 2a वेक्टर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें किसका वैल्यू चाहिए बच्चों 4a प्लस बी वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, इसका वैल्यू चाहिए, जरा मल्टीप्लाई करिएगा 4a डॉट बी प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज व्हाट, इसका वैल्यू चाहिए। तो बेटा a डॉट बी की जगह मेरे a डॉट बी, देखो आप जानते हो कि a डॉट बी इज इक्वल टू होता है b डॉट a, तो ये दोनों की वैल्यू आपस में सेम होती है बच्चों। इसका मतलब इसकी जगह लिख सकता हूं मैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस वेक्टर a का होल स्क्वायर, तो इधर रख दूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का वैल्यू कितना है बेटा 2a वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस 4a वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये भी 4a वेक्टर का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होके कितना आएगा बच्चों 0, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 0। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा बेटा, आसान था वेक्टर का सवाल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ चलते हैं हम, 69 पे चलते हैं। देखिए 69 तो थ्योरेटिकल वाला सवाल है, ये सब बच्चों को याद भी रहता है, आप एक बार देख लीजिए, मैं बताता हूँ। बोल रहा है कि वेक्टर ए बी सी 3 वेक्टर हैं सच दैट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर। अगर बच्चों ये वेक्टर जो है वो कोप्लेनर हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी कोप्लेनर होंगे ए और बी के साथ, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ। ये दोनों स्टेटमेंट लिखे जाते हैं कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोप्लेनर होते हैं बच्चों, 3 वेक्टर हैं जो कि कोप्लेनर हैं मतलब एक ही प्लेन पर हैं, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी जो होता है वो कोप्लेनर हो जाता है ए और बी के साथ, और वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस परपेंडिकुलर हो जाता है वेक्टर ए क्रॉस बी पे। तो दोनों ऑप्शन सही होते हैं बच्चों। इस तरीके के थ्योरी वाले क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आपको याद रखना है उनको, ठीक है। तो कुछ अगर आप कलेक्शन करोगे तो आप मान के चलिए कि कुछ 40-50 ऐसे स्टेटमेंट मिल जाएंगे, बार बार पढ़ेंगे तो नॉलेज में भी रहेंगे वो आपके, और जल्दी से आप टिक भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिएगा 70 पे चलते हैं बच्चों। क्या लिखा है, चलिए सवाल लिखा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए का पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ ए, और ओ ए कितना दिया है बच्चों √2 - 1 i माइनस जे कैप, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना दिया है बच्चों, ये दिया है i ओ बी है ना, ओ बी कितना दिया बच्चों i प्लस √2 + 1 और j है ना, ये दिया है। तो रिस्पेक्टिव देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, हमें ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों। ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों, पहले तो आप ए बी निकाल लीजिए, ठीक है। तो ए बी वेक्टर होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी कितना है बच्चों, ओ बी लिखा है i प्लस √2 + 1j माइनस ओ ए कितना लिखा है √2 - 1i माइनस j। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो i प्लस √2 + 1j माइनस √2 - 1i प्लस j। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका i प्लस j, ये हो जाएगा प्लस √2j प्लस j माइनस √2j,
माइनस रूट टू जे, माइनस रूट टू जे नहीं आई होगा, रुको गलती हो रहा है, थोड़ा सा रुको बेटा, इतना कंफ्यूजन क्यों करना, ओ बी माइनस ओ ए, तो हो जाएगा बच्चों आई प्लस रूट टू जे प्लस जे। अब माइनस करूंगा बेटा ए से, तो माइनस करो, माइनस रूट टू आई और प्लस आई प्लस जे, ऐसा, ठीक है। हाँ, अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना आई आई और आई, ओ बी माइनस ओ ए, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या मुझसे बेटा? अरे हम कर क्या रहे हैं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बार बार, चलिए हटाइएगा, ओ बी लिखो, आई प्लस रूट टू प्लस वन और जे माइनस, बेटा ये हो जाएगा रूट टू माइनस वन आई और प्लस जे। चलो अब ये वाला आई एक साथ रखो और आई कॉमन ले लो, ये करना था, तो माइनस रूट टू प्लस वन हो जाएगा बच्चों, ये आई, और ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन, और देखो हमने इसका ओ बी माइनस ओ ए किया, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर ही दिया है ना, तो प्लस वन और जे, ठीक है। हाँ चलिएगा, ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं बच्चों, तो ये हो जाएगा टू माइनस रूट टू आई, और ये हो जाएगा बेटा रूट टू प्लस टू और जे। अब ये क्या आ गया बेटा हमारा ए बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, सो मैग्नीट्यूड क्या बोलता है, स्क्वायर रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर बेटा, मतलब टू माइनस रूट टू का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर बेटा रूट टू प्लस टू का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए आप इसको, तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 माइनस 2 दूनी 4 रूट टू प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 रूट टू, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 6 12, 12 को लिखोगे 2 रूट 3, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2 रूट 3। चलिए अब क्या आ गया है बच्चों, अब आ गया है डिफरेंशिएशन का सवाल, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, आप आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए बच्चों सवाल क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन का सवाल है। हाँ, सवाल बोलता है कि y इक्वल टू, आपको ये लिखा है बेटा y इक्वल टू ये लिखा है, आपको dy अपॉन dx निकालना है, आपको dy अपॉन dx का वैल्यू बताना है एट x इक्वल टू 0 पे। तो अपन एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, बाकी ये पूरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो इसका 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का हो जाएगा 1, और बाकी बच्चों ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, और ये रहेगा 1 प्लस एक्स की पावर 8, और ये रहेगा 1 प्लस एक्स की पावर 16, ऐसा रहेगा। और सुनना प्लस, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा बच्चों, तो पहला वाला पार्टी एज इट इज रहेगी 1 प्लस एक्स, और डेरिवेटिव किसका होगा बच्चों, इसका, तो ये हो जाएगा 1 का 0 और इसका हो जाएगा 2x, करेक्ट, इसका 2x हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। अच्छा फिर से क्या करूंगा बेटा मैं, अब इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, देखो पहली पार्टी दूसरी पार्टी एज इट इज रहेगी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x की पावर 3, 4x की पावर 3, बाकी सब पार्टी एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब आप ये बताओ, आपको x इक्वल टू 0 पुट करना है, तो आप यहाँ 0 पुट करो, तो ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 और ये 1, तो यहाँ से कितना मिलेगा 1 प्लस, जब यहाँ x की जगह 0 पुट करोगे तो देखो ये जो x आ गया ना, ये जो कि मल्टीपल में है, ये पूरे नंबर को 0 कर देगा, वैसे यहाँ पर भी x आ गया, पूरे नंबर को 0 कर देगा। ऐसे जब आप करोगे तो इसका करोगे तब भी पूरे नंबर को क्या कर देगा बच्चों, 0 कर देगा। इसका मतलब आंसर 0 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों 1। चलिएगा 72 पे चलते हैं। देखिए बेटा
ये प्रोडक्ट में, जब भी फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तब आप लॉग लेते हो, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, लिखा क्या है बच्चों, y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x। आप इसका लॉग लीजिए, तो लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग कॉस एक्स कॉस 4x कॉस 8x। ये कितना हो जाएगा बेटा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 4x प्लस लॉग कॉस 8x। अब डिफ्रेंशिएट करिए बेटा, तो 1 बाय y और dy अपॉन dx हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। वैसे ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस 4x और कॉस 4x का माइनस 4 साइन एक्स। देखो 1 अपॉन कॉस 4x और इसका हो जाएगा माइनस 4 साइन 4x, ठीक है। चलो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन कॉस 8x, ये हो जाएगा माइनस 8 साइन 8x, चलेगा। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 10x, ये हो जाएगा बेटा अपना माइनस 4 साइन 4 10 4x, ये हो जाएगा माइनस 8 10 8x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, चलिएगा। 10x x की जगह कितना पाई बाय 4, तो यहाँ पाई बाय 4 रखोगे तो 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो बेटा ये माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 4 यहाँ 4 रखोगे पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 10 4 इंटू पाई बाय 4, ये हो जाएगा माइनस 8 10 8 इंटू पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों माइनस 1 माइनस 4, ये कैंसिल 10 पाई 0, तो ये भी चला गया और 4 2 ये भी 0, तो आंसर आ गया माइनस 1। तो ऑप्शन क्या आ गया, माइनस 1, क्योंकि बाकी तो बच्चों सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अब अपन कहाँ आ गए बच्चों, 73 पे आ गए हैं, चलिएगा। क्या लिखा है, लेट एफ एक्स बी अ पोलिनोमियल फंक्शन सच दैट, जो लिखा है बच्चों वो क्या लिखा है, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। इसको लिख सकता हूं बेटा मैं, एफ कंपोजिशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 की पावर 2। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू कितना मेरे सामने आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां से पता चल गया कि एफ एक्स कितना रहा होगा, एक्स स्क्वायर रहा होगा। अब उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज एफ डैश 1, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और x की जगह कितना पुट करोगे 1, तो एफ डैश 1 ये हो जाएगा 2 इंटू 1, आंसर विल बी 2। तो एफ डैश 1 का आंसर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर 2 चलेगा। चलिएगा फिर चलते हैं हम किस पे, 74 पे चलते हैं। हाँ 74 में लिमिट का सवाल है। क्या लिखा है बेटा 74 कि व्हाट इज द लिमिट, इसकी लिमिट निकालनी है आपको, ठीक है, इसकी। तो ये कितना लिखा है बच्चों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस b की पावर n। सवाल क्या बोल रहा है कि बेटा इसमें ये देखो कि a बड़ा है b से और b बड़ा है 1 से, तो सबसे बड़ा कौन है, a है, तो आपको बड़ी वाली पावर कॉमन लेना, मतलब a की पावर n कॉमन लीजिए बच्चों। a की पावर n कॉमन लोगे तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ b की पावर n मिलेगा, यहाँ a की पावर n मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप a की पावर n कॉमन लीजिए तो 1 माइनस b की पावर n अपॉन a की पावर n मिल जाएगा, ये कैंसल मिलेगा आपको। तो आपको मिल जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस b अपॉन a की पावर, अच्छा ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, तो b की पावर n अपॉन a की पावर n, और ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस b की पावर n अपॉन a की पावर n। अब बताओ n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो इसमें a बड़ा है किससे, b से, तो ये पहले इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा बच्चों। इसमें b छोटा है, a बड़ा है, तो a पहले ही इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 प्लस b की पावर n, ये नहीं पहुंच पाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो आंसर इज भी 1 लिमिट पुट करने के बाद, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। चलिए 75 पे चलते हैं, ये एफ एक्स की लिमिट वाला सवाल है, देखते हैं।
क्या बोलता है बच्चों, देखो बोल रहा है कि फंक्शन आपको ये डिफाइन फंक्शन लिखा है, ये डिफाइन फंक्शन आपके सामने है बच्चों। बोला गया है द लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब वो ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 जो है किसकी, एफ एक्स की, वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू बताओ। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2 हमेशा आपस में बराबर होगा, तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। तो चलिएगा अपन एक काम करते हैं, अगर 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप डायरेक्ट ही इसमें x की जगह 2 पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x की जगह पे 2 पुट करोगे बच्चों, ये 2k हो जाएगा और ये बराबर होगा किसके, 2 ऑफ k के, 2 से 2 कट जाएगा, 1/1 प्लस k इज इक्वल टू 2k, ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से 2k कॉमन ले लो तो k माइनस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लो तो k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k माइनस 1 इक्वल, और ये हो जाएगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना मिलेगा 1, और यहाँ पर k का वैल्यू कितना मिल जाएगा -1/2। तो k का वैल्यू 1 और k का वैल्यू -1/2, 1/2 है नहीं तो आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे, डी, k का वैल्यू कितना जाएगा 1। ठीक है, याद रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 76 पे देखते हैं बच्चों। 76 लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड। हमारे पास क्या लिखा है, एफ एक्स एक फंक्शन लिखा है बच्चों, मॉड ऑफ एक्स -1। अब आप देख के बताइए ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हर जगह, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 रख के देखिएगा बच्चों, क्या इनफाइनाइट बन रहा है, तो ये 0 आ रहा है आंसर। 0 कैसा है, फाइनाइट वैल्यू है, मतलब 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ मॉड फंक्शन आ गया है, और मॉड फंक्शन जो होता है वो एट x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ये सब लोग जानते हैं कि अंदर वाली पार्टी जहाँ 0 होती है उस पॉइंट पर मॉड फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, पर कॉन्स्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है। पर हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसका सम भी डिफरेंशिएबल फंक्शन के साथ नॉट डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब वो बोल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है, जबकि ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, ए वाला, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 गलत है। फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चों, क्योंकि वो x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलिएगा 77 पे चलते हैं। आज आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है और मॉड फंक्शन भी है। चलिएगा, आपके पास एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया बच्चों, एफ एक्स का वैल्यू जो आपके पास दिया है वो दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिखा है मॉड ऑफ एक्स, और बोल रहा है कि जब ये कब काम करेगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए यही फंक्शन काम करेगा। आपको बताना है लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू, मीन्स बच्चों आपको लिमिट x टेंडिंग टू 1 निकालनी है, किसकी, एफ एक्स की। चलिए, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो मैं 2 तरीके से काम करता हूँ, एक काम करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और एक काम करूंगा राइट हैंड लिमिट के लिए। तो देखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच। ठीक है, ये मेरी राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, और ये हो जाएगा मॉड 1 प्लस एच। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 1, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा 1 प्लस एच। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, और ये 0 आ जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो राइट हैंड लिमिट तो कितनी आ गई 1, है ना। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चलता हूँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसकी जगह पे आप रखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच डिवाइडेड बाय मॉड 1 माइनस एच। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, आंसर विल बी 0। तो क्या आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट ऑफ
एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट 1 आ गई है बच्चों, तो आंसर कितना हो जाएगा सी। ठीक है, चलेगा। अब देखिए 78 पे चलते हैं, 78 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन, ये लिखा है एफ एक्स एट एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर। तो फंक्शन क्या लिखा है बच्चों, फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स साइन 1/x²। क्लियर, और यहाँ मना कर रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ बच्चों, आपको मैंने लिखवाया भी था कि अगर इस तरीके से x साइन 1/x ऐसा होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर x यहाँ का वैल्यू कितना होता है अल्फा और ये कितना होता है बीटा, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों कि अगर अल्फा ग्रेटर देन होता है 0 से, अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ x की जगह पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब अल्फा कितना रहा होगा बच्चों, अल्फा रहा होगा 0, और अगर अल्फा 0 रहा है तो अल्फा 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, जबकि ये क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया बच्चों, है ना। क्योंकि इस केस में जब इस तरीके का फंक्शन होता है, कैसा, जब आपके सामने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर अल्फा साइन 1/x पावर बीटा, जब इस तरीके का फंक्शन होता है बच्चों, तो बोला जाता है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा, तब जाके हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। पर ये 0 पे बात कर रहा है, इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरी बात क्या है कि वो क्या पूछ रहा है, x इक्वल टू किस पे पूछ डाला उसने, 2/√π पे। तो आप एक काम करो, उस पे देखो वैल्यू रख के 2/√π लिखो यहाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 1/x² की जगह बेटा आ जाएगा 4/π, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन π/4, π/4 45, और जो कि 1/√2 होता है, मतलब ये तो सही है। तो पहला ओनली सेकेंड ओनली सही है, बाकी पहला गलत है, क्योंकि अब फाइनाइट वैल्यू दे दी बेटा उस पॉइंट पे, तो वो तो कंटिन्यूअस हो ही गया है। चलेगा, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा इस फंक्शन की क्या बताना बच्चों, आपको रेंज बतानी है। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा है आपके पास, 1 - sin x। जब आप इसकी रेंज बताएंगे तो आप भी जानते हो बच्चों कि sin x जो होता है वो 1 और -1 के बीच में लाई करता है, पर मुझे चाहिए माइनस साइन, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। फिर क्या चाहिए बेटा, 1 चाहिए, तो दोनों साइड 1 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 2 1 - sin x 0। तो ये कितना बन गया हमारा एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है, 0 या 0 से बड़ा, पर किससे छोटा, 2 से, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, अब एक 80 वाला सवाल है। चलिए, क्या लिखा कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द, अच्छा हमें जो इस कर्वेचर पे जो स्लोप, जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप चाहिए। हम तो बस ये जानते हैं कि हमको कर्वेचर कितना लिखा है बेटा, कर्वेचर है cos इनवर्स cos x, ये कर्वेचर है, और इस कर्वेचर पे हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप चाहिए, हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको dy/dx निकालना है, पर किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू -π/4 पे। तो आप क्या करिएगा बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये होता है 1/√1 - cos² x, है ना, और cos x का कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस sin x। हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है बेटा, π/4, तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस, यहाँ π/4 रखोगे x की जगह पे, cos π/4 कितना होता है बेटा, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस रहेगा sin -π/4, माइनस बाहर आता है बच्चों, तो ये माइनस, और ये हो जाएगा अपना 1/√2, और बच्चों इनटू ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये माइनस बाहर आके प्लस बना देगा, sin π/4 भी 1/√2 होता है, ये कट जाएगा, तो आंसर मिलेगा -1 इस तरीके से। ठीक है, चलिएगा बच्चों, आज के लिए हमारा ये सेशन कंप्लीट करते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आसान सवाल है, देखा होगा आपने, ये भी एनडीए 2021 के पेपर के ही सवाल हैं जो इतने जल्दी सॉल्व हो गए। तो सीधी सी बात है बच्चों, हर सवाल डिफिकल्ट नहीं आता है, आपको ईजिली वाले सवाल पहले सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।